हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एचएस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और बच्चों कैसे हैं सब? आई होप कि आप सब अच्छे से हैं और इस समय की परिस्थितियों को देखते हुए और साथ ही अपने एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। बच्चों, इस समय हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का खंड का वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का अध्ययन कार्य कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर फर्स्ट शिक्षा का अर्थ, महत्व और आवश्यकता ये कंप्लीट हो चुका था पिछले वीडियो में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड शिक्षा का उद्देश्य और साथ ही साथ वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक, वे कौन कौन से कारक होते हैं, वे कौन कौन से तत्व होते हैं जो शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं शिक्षा का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य कहते किसे हैं? सबसे पहले आप ये जानिए कि उद्देश्य क्या होता है। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य होता है या प्रयोजन होता है या गोल होता है जो मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष और दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रिया को क्या करता है? सफल बनाता है। मनुष्य के जीवन का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो बिना किसी उद्देश्य के हो। और यदि हमारे जीवन में कोई उद्देश्य ना हो तो फिर हमारे सामने न तो कोई एकाग्रता किसी कार्य को करने में होगी, ना दृढ़ता होगी, ना आत्मबल होगा। ये सारी की सारी चीज़ें कब होती हैं? जब कोई ना कोई उद्देश्य होता है हमारे सामने। तो मन में जब सामने हमारा कोई उद्देश्य होता है तो उस कार्य को करने के लिए मन में एक दृढ़ता, एक एकाग्रता और एक आत्मबल का संचार हो जाता है। और किसी कार्य को करने के लिए दृढ़ता, एकाग्रता और आत्मबल का होना आवश्यक है। बिना इसके हम कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर सकते हैं और ये तभी संभव है जब हमारे सामने कोई उद्देश्य हो। तो जिस तरह से हमारे जीवन से संबंधित किसी कार्य के लिए कोई ना कोई उद्देश्य होता है, उसी तरह से शिक्षा का भी अपना एक उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के शिक्षा भी नहीं चलती है। शिक्षा हम तभी प्राप्त करते हैं जब उसके पीछे हमारा कोई उद्देश्य होता है, कोई लक्ष्य होता है, कोई प्रयोजन होता है। क्लियर? देखिए, मतलब कहा भी गया है ना, जो शिक्षक होता है उसको एक नाविक कहा गया है। शिक्षक क्या हो गया? एक नाविक हो गया। और विद्यार्थी क्या हो गया? पतवार हो गया। अब बिना उद्देश्य के जब जीवन रूपी नाव को शिक्षक रूपी नाविक लेकर के शिक्षार्थी रूपी पतवार के सहारे चलता है, तो जब लक्ष्य ही ना हो तो समुद्र के लहरों के बीच में ही शिक्षक रूपी नाविक पतवार को क्या कर देता है? फंसा देता। मतलब उसी के घूमने लगता है, उसका पूरा जीवन ही समाप्त हो जाता है। लेकिन जब उद्देश्य होता है तो यह नाविक अपने पतवार को चलाते हुए कहाँ तक ले जाता है? इस उद्देश्य तक, इस प्रयोजन तक, इस लक्ष्य तक ले जाता है। तो इसी वजह से शिक्षा का जो है एक उद्देश्य होता है। वह उद्देश्य विशिष्ट भी हो सकता है, सार्वभौमिक भी हो सकता है, व्यक्तिगत भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है। क्लियर? तो आइए हम लोग सबसे पहले हम लोग देखते हैं शिक्षा का इतिहास। शिक्षा के उद्देश्यों का इतिहास देखते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं कि क्या है शिक्षा के उद्देश्यों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। देखिए, शिक्षा का प्रारंभ कब से माना जाता है? वैदिक काल से ही माना जाता है शिक्षा का प्रारंभ। किंतु शिक्षा का जो वास्तविक प्रारंभ है वो 3000 वर्ष पूर्व में से ही माना जाता है। जो वास्तविक प्रारंभ है वह कब से माना जाता है? 3000 वर्ष ईसा पूर्व से पहले ही हो गया था। लेकिन व्यवस्थित रूप शिक्षा का हमें किस युग से देखने को मिलता है? वैदिक युग से। तो वैदिक युग से लेकर के अब तक शिक्षा के उद्देश्यों में कई परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं। जब वैदिक युग था तो उस समय शिक्षा का उद्देश्य क्या था? आध्यात्मिकता का ज्ञान प्राप्त करना, संस्कृति का संरक्षण करना, उसका प्रचार प्रसार करना, एक बालक के अच्छे चरित्र का, एक मनुष्य के अच्छे चरित्र का निर्माण करना, मनुष्य के अंदर की चित्तवृत्तियों का निरोध करना, यानी उसके अंदर जो गलत भावनाएं होती हैं, जो विचारधाराएं होती हैं, उसका नाश करना, उसको दूर करना। ये सब वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। अब जब वैदिक काल के बाद बौद्धकालीन शिक्षा का प्रचार प्रसार बहुत तेज़ी से होने लगा, तो बौद्धकालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था?
मनुष्य के व्यवहार में, उसके आचरण में नैतिकता का विकास करना और उसमें शील गुणों का विकास करना। अब देखिए ये शील गुण क्या है, नैतिकता क्या है, ये आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, इन सभी का अध्ययन हम लोग आगे चल कर के वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो बाद में देखेंगे। फ़िलहाल बस इतना जानिए कि वैदिक काल के बाद बौद्ध कालीन शिक्षा का उद्देश्य क्या था, आचरण में नैतिकता का एवं शील गुणों का विकास करना। यह किस काल की शिक्षा का उद्देश्य था, बौद्ध काल की शिक्षा का। बौद्ध काल की शिक्षा के बाद जैन धर्म का भी प्रचार प्रसार तेजी से होने लगा। तो जैन धर्म जब का प्रचार प्रसार हुआ तो शिक्षा के उद्देश्य में फिर से परिवर्तन हो गया और उस समय शिक्षा का उद्देश्य क्या था, मोक्ष की प्राप्ति करना या निर्वाण की प्राप्ति करना। उस समय शिक्षा का उद्देश्य हो गया। किस समय, जब जैन धर्म का प्रचार प्रसार तेजी से होने लगा। जैन धर्म के बाद फिर क्या हो गया, हमारे देश पर मुस्लिम साम्राज्य का आधिपत्य हो गया, उनका विस्तार होने लगा। तो जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई वैसे वैसे शिक्षा के उद्देश्यों में भी परिवर्तन होता ही रहा। अब मुस्लिम शिक्षा में क्या था, ज्ञान के प्रचार के साथ साथ धर्म संबंधी शिक्षा पर भी बल दिया जाने लगा और विशेषकर किस धर्म पर, इस्लाम धर्म पर। तो उस शिक्षा का उद्देश्य था लोगों को इस्लाम संबंधी धर्म का ज्ञान कराना। अब मुस्लिम साम्राज्य से इस्लाम संबंधी धर्म का विस्तार तो हो ही रहा था, तो फिर उसके बाद किसका हुकूमत हो गया, ब्रिटिश साम्राज्य हमारे देश पर शासन करने लगे, अंग्रेज़ों का हुकूमत हो गया, अंग्रेज़ों का शासन हो गया, हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन हो गया। तो उस समय पूरी तरह से जो वैदिक कालीन शिक्षा, बौद्ध कालीन शिक्षा, जैन धर्म की शिक्षा, सारी शिक्षाओं का जो उद्देश्य था वो पूरी तरह से उसको समाप्त करके पाश्चात्य शिक्षा का रंग चढ़ने लगा शिक्षा पर। यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या हो गया, यानी पाश्चात्य चीज़ों का भारतीयों पर प्रभाव डालना। तो अब शिक्षा का जो पहले का रूपरेखा था वो पूरी की पूरी तरह से क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। आदर्श, चरित्र निर्माण, इन सब का क्या होने लगा, पतन होने लगा। अब धीरे धीरे अब जब चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी तो फिर कई लोगों ने मिलकर के देश को आज़ाद कराने का प्रयास किया। जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया, तो अब आधुनिक शिक्षा के स्वरूप में भी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। पहले ही हमने कहा, तो जो आपके एग्ज़ाम में आता है वह यही पूछता है कि आधुनिक भारतीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है या फिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है। केवल शिक्षा का उद्देश्य भी पूछ सकता है तो भी आपकी यही सारी चीज़ें रहेंगी। आधुनिक भारतीय शिक्षा का उद्देश्य पूछे तो भी यही सारी चीज़ें, और कभी कभी कोई एक इसमें से उठा के पूछ सकता है कि आध्यात्मिक शिक्षा का आध्यात्मिक विकास का उद्देश्य क्या है या शिक्षा का राष्ट्रीय एकीकरण का उद्देश्य क्या है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, शारीरिक एवं मानसिक विकास का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बालक का शारीरिक। ये सारे उद्देश्य क्यों हुए, जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो देश में जनतंत्र या लोकतंत्र को अपनाया गया, संविधान बना, प्रस्तावना में देश को समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्वीकार किया गया, सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समता और विश्व बंधुत्व की भावना उपलब्ध कराने का संकल्प लिया गया। तो इस प्रकार से शिक्षा में किसका विकास होने लगा, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास होने लगा। और हमारा देश बहुत ही विशाल है, महान है, यहाँ पे विविध धर्म के लोग रहते हैं, तो लोगों में एकता बनी रहे तो उससे राष्ट्रीय एकीकरण का हमें आवश्यकता पड़ी। अब साथ ही साथ मनुष्य का ये सारा चारित्रिक विकास होता रहे, सांस्कृतिक विकास होता रहे, नागरिक उद्देश्य की प्राप्ति होती रहे, तो उसे आध्यात्मिकता का भी ज्ञान होता रहे, वो आध्यात्मिकता से भी जुड़ा रहे, सामाजिक कर्तव्यों का पालन करते हुए वह किससे जुड़ा रहे, आध्यात्मिकता से भी जुड़ा रहे। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या हो गया, बालक के अंदर आध्यात्मिक ज्ञान का भी विकास करना। किसका उद्देश्य हो गया, शिक्षा का उद्देश्य हो गया, उसे उच्च आदर्शों एवं मूल्यों का ज्ञान कराना, उसके अंदर सहनशीलता का, दया का, क्षमा का आदि गुणों का विकास करना। ये सब क्या हो गया, शिक्षा का उद्देश्य हो गया। अनुकूलन या समायोजन का उद्देश्य क्या हो गया, अनुकूलन या समायोजन, जैसे ही बालक का जन्म होता है तो जब धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है तो उससे जब आगे निकलता है, बढ़ता है, तो धीरे धीरे उस परिस्थितियाँ उसके विपरीत होती जाती हैं।
तो जब एक जगह से दूसरे जगह पे जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, एक लोगों से दूसरे लोगों से मिलना, तो मानसिकता में परिवर्तन होता है, वातावरण में परिवर्तन होता है, परिवेश में परिवर्तन होता है। तो शिक्षा के द्वारा क्या करता है बालक, उन विपरीत परिस्थितियों का, वातावरण का, मानसिकता को या तो वो अपने अनुरूप करने की कोशिश करता है, अपने अनुकूल करने की कोशिश करता है, या फिर अपने आप को उसके अनुकूल करने की कोशिश करता है, अपने आप को समायोजित करता है। तो ये सारा का सारा हमें किसके द्वारा प्राप्त होता है, शिक्षा। यानी शिक्षा क्या कराता है, हमें अनुकूलन या समायोजन करना सिखाता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या हो गया कि बालक अनुकूलन करना सीख ले या समायोजन करना सीख ले। चरित्र निर्माण, चरित्र निर्माण, एक अच्छे चरित्र का निर्माण होना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है ना। बिना अच्छे चरित्र के निर्माण के शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं है। आचरण में नैतिकता का विकास हो सके, एक अच्छे चरित्र का निर्माण हो सके, ये सब हमें किसके माध्यम से प्राप्त होता है, शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होता है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, लोगों को जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध कराना। बिना किस, अब तो पूरा का पूरा जो शिक्षा है वो व्यावसायिक शिक्षा होता जा रहा है। शिक्षा का उद्देश्य ही व्यावसायिक हो गया है, क्योंकि मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं, शिक्षा। हम कैसे पूर्ति करें, कोई ना कोई रोजगार करते हैं, कुछ ना कुछ क्रिया करते हैं, तो ये सब हमें करने का गुण कहाँ से प्राप्त होता है, शिक्षा के द्वारा प्राप्त होता है। ठीक। संतुलित जीवन का विकास, मतलब एक साम्य बना रहे, संतुलन बना रहे, न ज़्यादा न कम वाली चीज़ें रहें। शिक्षा के द्वारा हम एक संतुलित जीवन कैसे जी सकते हैं, इसका गुण हमें कैसे प्राप्त होता है, शिक्षा के द्वारा। तो सब मिला जुला करके शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, बालक का सर्वांगीण विकास प्राप्त करना। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, किसी बालक का, किसी मानव का, किसी मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना। ये सब किसका उद्देश्य हो गया, शिक्षा का उद्देश्य। तो ये चीज़ें अगर अलग अलग से पूछेंगे तो भी, केवल अगर आप एक बार देखिए अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का मतलब एक बार समझ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना क्या होता है, किसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। तो देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का मतलब क्या है, विश्व बंधुत्व की भावना या विश्व नागरिकता की भावना, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना। और यह भावना इस बात पर बल देती है कि संसार के प्रत्येक मानव में कौन सी भावना विकसित हो, भाईचारे की भावना विकसित हो, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास हो सके। यह सद्भावना विश्व के समस्त राष्ट्रों तथा उसके नागरिकों के प्रति क्या करे, सहानुभूति, सहयोग की भावना विकसित। और ये सारी भावनाओं की जानकारी हमें कैसे, ये गुण सारे कैसे विकसित हो सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से। नागरिकता का विकास क्या हुआ, नागरिकता का मतलब क्या हुआ, देखिए प्रत्येक मनुष्य क्या है, हमारा जो विश्व है कई देशों में विभाजित है ना, और प्रत्येक देश की अपनी अलग अलग शासन प्रणाली होती है, अपना संविधान है, अपना नियम है, अपना कानून है। तो एक देश की सीमा में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं, तो वहाँ के जो नियम कानून हैं उनका पालन करें, अपने नागरिक कर्तव्यों को जानें। और ये सारी चीज़ें हम कैसे जान सकते हैं, शिक्षा के द्वारा। तो क्लियर हो गया, आधुनिक भारत में शिक्षा के उद्देश्य में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली। शारीरिक और मानसिक विकास करना शिक्षा का उद्देश्य हो गया, बालक में आध्यात्मिक गुणों का विकास करना, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना, नागरिक कर्तव्यों का विकास करना, अनुकूलन या समायोजन का विकास करना, चरित्र का निर्माण करना, जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध कराना, किसका उद्देश्य हो गया, शिक्षा का। राष्ट्रीय एकीकरण का विकास करना, यह भी किसका उद्देश्य हो गया, शिक्षा का। राष्ट्रीय एकीकरण मतलब क्या हो गया, राष्ट्रीय एकीकरण का मतलब ये हो गया कि जैसे कि जो हमारे देश में विविध धर्म के लोग रहते हैं, जाति के लोग रहते हैं, तो कई धर्म जाति संप्रदाय है। अगर अब सब अपना अपना लेकर के चलेगा तो फिर सांप्रदायिकता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार बढ़ेगा। तो एकीकरण का मतलब क्या हुआ, सबको एक साथ लेकर के सब चलना, सबको मिला करके चलना, सहयोग के साथ, प्रेम के साथ चलना, यह राष्ट्रीय एकीकरण। और सहयोग की भावना, एकता की भावना किसके द्वारा विकसित होती है, शिक्षा के द्वारा विकसित होती है। तो आई होप कि आपको शिक्षा का उद्देश्य समझ में आ गया होगा। ये सीधे सीधे अगर आपका शिक्षा का उद्देश्य पूछे तो भी आप इस तरह की चीज़ें दे सकते हो, एक एक तो पूछे तो भी आप उसको एक्सप्लेन
कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये सारे उद्देश्यों का निर्धारण कैसे होगा, किसके द्वारा उद्देश्यों का, शिक्षा जो होते हैं का उद्देश्य जो होता है, इसका जो तत्व है, आधार है, वह कौन कौन सा है, देश काल व परिस्थितियाँ या वातावरण। इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी शिक्षा जो होती है प्रभावित होती वहाँ के जो देश है उसकी समय कैसा है, वहाँ की परिस्थितियाँ कैसी हैं, वातावरण, जैसा वहाँ का समय होता है, जैसी वहाँ की परिस्थितियाँ होती हैं, जैसा वहाँ का माहौल होता है, वैसे ही वहाँ की शिक्षा व्यवस्था होती है। तो शिक्षा शैक्षिक जो उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास करना, वह किस पर डिपेंड है, वहाँ की देश की जो परिस्थितियाँ हैं, उसका जो समय है, उसका जो वातावरण, अगर वहाँ का माहौल, वहाँ की परिस्थितियाँ, वातावरण अगर अच्छी हैं तो बालक की शिक्षा भी अच्छी होगी, परिस्थितियाँ अच्छी नहीं हैं तो बालक की शिक्षा भी अच्छी नहीं होगी। उद्देश्यों की स्पष्टता, जब हम शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं तो अभी हमने क्या कहा, उद्देश्य हमारा स्पष्ट होना चाहिए कि जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, हम किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। जैसे कोई बालक है जो डॉक्टर बनना चाहता है और पेरेंट्स उसे ज़बरदस्ती इंजीनियर बना लें, तो उसकी इच्छा डॉक्टर बनने की है और पेरेंट्स उसे ज़बरदस्ती इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे उद्देश्य स्पष्ट ही नहीं हुआ ना। तो जब उद्देश्य ही स्पष्ट नहीं है तो उसका मन ही उसमें नहीं लगेगा, और जब मन ही नहीं लगेगा तो जो वो शिक्षा प्राप्त कर रहा है उसका कोई महत्व ही नहीं रहेगा। तो उद्देश्यों के स्पष्ट, उद्देश्य अगर स्पष्ट होता है तो शिक्षा से हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति व समाज का सामंजस्य, यह भी शिक्षा के उद्देश्यों में निर्धारक तत्व होता है। व्यक्ति कैसा है, वहाँ का समाज कैसा है, दोनों में किस तरह का तालमेल है, दोनों में किस तरह का तालमेल है, उससे हमारे शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या होता है, निर्धारण होता है। क्लियर। उच्च एवं महान आदर्श, उच्च एवं महान आदर्श शिक्षा का जो उद्देश्य होता है महान आदर्शों पर आधारित होता है, तभी व्यक्ति मतलब किसी चीज़ को आकृष्ट होता है। यदि हमारे सामने हमारे राष्ट्र की संस्कृति, धर्म, जीवन दर्शन ये सारी उच्च हो, महान आदर्श हमारे सामने उपस्थित हो, तो हमारे शिक्षा का उद्देश्य भी उच्च, महान और आदर्श हो जाएगा। व्यक्तिगत भिन्नताएं, व्यक्तिगत भिन्नताएं भी शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करती हैं। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग रुचि, इच्छा, आकांक्षा, अभिलाषाएं होती हैं, तो उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार ही उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे बताया। तो व्यक्तिगत भिन्नताएं भी शिक्षा को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। और विकास की अवस्थाएं जो होती हैं, विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सब क्या है, विकास की अवस्थाएं हैं। अब शैशवावस्था में बालक को हम किशोरावस्था का ज्ञान करा दें, किशोरावस्था से संबंधित शिक्षा दें, तो क्या उस शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण होगा, नहीं होगा। यानी कि जिस अवस्था में बालक है उसी अवस्था में उसको शिक्षा देना, उतना ही ज्ञान उसको प्रदान करना। तो विकास की अवस्थाएं भी शिक्षा को निर्धारित करती हैं, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करती हैं। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। बस ऐसे ही आपके केवल शिक्षा का उद्देश्य, कभी कभी ये आपका अलग से पूछता है और कभी कभी आपका केवल शिक्षा का उद्देश्य पूछ सकता है। शिक्षा का केवल उद्देश्य पूछेगा तो ये हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके समझने के लिए आगे इन सारी चीज़ों को आप विस्तार से पढ़ेंगे। तो आई होप कि अब ये सारी चीज़ें अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम शिक्षा के प्रकार का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।